देखिए दोस्तों, वो पिछले वीडियो में क्या है पिछले वीडियो में अचानक रिकॉर्डिंग बंद हो गई, इसलिए वो क्या है वीडियो बंद हो गया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जिस जो भी विद्यार्थी है, कैंडिडेट है, उसने जिसमें इंजीनियरिंग कर रखी है वो तो यहाँ पे इधर इस साइड में दिया हुआ है, और उससे रिलेवेंट ट्रेड जो उनको बी पार्ट में फिलअप करनी है, और बी पार्ट में जो जिसके संबंधित क्वेश्चन उसको अब मिलेंगे, है ना, जो ट्रेड उसके संबंधित रहेगी, तो ये बी पार्ट है उसका। तो जिसने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रखी है या उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई ब्रांच है उसके पास में, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग या उससे संबंधित कोई ट्रेड है, तो वो इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, आर्मेचर और फ्रिज एसी, ये उससे संबंधित रिलेवेंट ट्रेड है पार्ट बी के लिए। जिसने इससे डिग्री कर रखी है उसके लिए ये रिलेवेंट ट्रेड है पार्ट बी के लिए। इसके बाद में बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स से या उससे संबंधित किसी ट्रेड से, अगर किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी के लिए एलिजिबल हो। तो उसकी संबंधित जो पार्ट बी के लिए जो ट्रेड है वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो टीवी हो जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे अपन जैसे मैकेनिकल से जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है या मैकेनिकल से संबंधित जो ट्रेड है उसके पास में, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग या मैकेनिकल से संबंधित ट्रेड है वो फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मशीन, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट फ्रिज एसी और हीट इंजन, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक। ठीक है, तो उसके ये जो जिसने मैकेनिक इंजीनियरिंग कर रखी है उसके लिए क्या है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड दी हुई है, पार्ट बी से रिलेवेंट ट्रेड दी हुई है। फिटर दिया हुआ है, मैकेनिक मोटर व्हीकल दिया हुआ है, ट्रैक्टर मशीन दिया हुआ है, मैकेनिक डीजल दिया हुआ है, टर्नर दिया है, मशीनिस्ट फ्रिज एंड एसी दिया हुआ है, हीट मशीन दी हुई है और मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक दिया हुआ है। किसके लिए, जिसने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रखी है। और जिसने ऑटोमोबाइल या उससे संबंधित कोई ट्रेड से इंजीनियरिंग कर रखी है उसको मैकेनिक मोटर में देंगे, मोटर व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल में देंगे, या ट्रैक्टर मैकेनिक में देंगे, या मैकेनिक डीजल में देंगे, हीट इंजन और फ्रिज एंड एसी में देंगे। जिसने ऑटोमोबाइल से क्या कर रखी है, जिसने ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग कर रखी है उसको मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मशीन, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन और फ्रिज एंड एसी के लिए देंगे। तो इन जिन 1, 2, 3 और 4 हो गई, 4 में सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है, जिसने मैकेनिक से इंजीनियरिंग कर रखी है उससे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट ट्रेड पार्ट बी के। पार्ट बी देखिए क्वालिफाई मार्क था, जितनी भी कट ऑफ बनेगी वो जो जनरल सेक्शन है पार्ट ए उससे बनेगी। और ये जितने मैंने आपको इंजीनियरिंग के और ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ ये सब किससे संबंधित है, ये संबंधित है किससे संबंधित है, ये है टेक्निक से संबंधित। किससे संबंधित है, ये सभी टेक्नीशियन से संबंधित है। और मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था, ये 4 तो हुए, 5 इसमें था जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम से 12वीं कर रखी है उसको रिलेवेंट ट्रेड है फिजिक्स एंड मैथ स्पेशल, वही बननी पड़ेगी। अगर उससे अलावा उसने भरी तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा दूसरों के लिए। जिसने फिजिक्स और उसके पास मतलब जिसने पीसीएम से 12वीं कर रखी है उसके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं है तो वो फिजिक्स और मैथ के लिए ही एलिजिबल है, क्योंकि उनके 2 ही डिपार्टमेंट है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसमें कि एस सिग्नल और टेलीकॉम पीसीएम वालों के लिए 2 ही डिपार्टमेंट है। अब देखिए इनकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है और इसके ऊपर अभी बात करें। तो देखिए दोस्तों, जो एएलपी के जो सीबीटी होगा, क्या होगा एएलपी और टेक्नीशियन का जो सीबीटी होगा उसमें जिसने एएलपी चूज किया होगा, जो सीबीटी कंडक्ट होने के बाद में क्या सीबीटी लगने के बाद में इसमें जो विद्यार्थी पास सीट है ना उसके कितने 8 गुणे विद्यार्थी, क्या ऐसे मान लो टेक्नीशियन में एएलपी की 100 सीटें हैं तो 800 विद्यार्थियों को सीबीटी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलावा जाएगा। ठीक है, 100 सीटें हैं तो उसके 8 गुणे, जितनी सीटें हैं सीबीटी में लगेगी पहले एएलपी प्लस टेक्नीशियन की मिक्स होगी। जिसने एएलपी भरा होगा उसको पास करेंगे किसके लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो जिसने टेक्नीशियन भरा होगा उसको बाहर रख लेंगे पहले, इसमें उसको इसके लिए पास नहीं करेंगे। जिसने एएलपी भरा होगा उसको पास करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे, जितनी सीटें हैं उसके 8 गुणे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे फॉर एएलपी।
उसमें क्या है पास मार्किंग है, जैसे आप सब बच्चों को ऐसे पता होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे 42% क्या है पास मार्किंग है। कितना है? 42% पास मार्किंग है। वो भी तब है जब उसमें अलग अलग सेक्शन आते हैं, प्रत्येक बैटरी क्वालिफाई होना जरूरी है वहाँ पे। भले आप वैसे तो 80% मार्क लिया हो, लेकिन अगर एक भी बैटरी में आप फेल हो गए तो उसका आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे 42% मार्किंग लाना जरूरी है और प्रत्येक बैटरी को क्वालिफाई होना भी जरूरी है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। ये तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जैसे आपकी और नेक्स्ट प्रोसेस आएगी और वीडियो मेरी जैसी आएंगी तो मैं आपको इसके लिए भी सजेशन कर दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो इस तरीके की अगर आप जीडी से संबंधित जानकारी चाहते हो और इस जानकारी से ज़्यादा अपडेट और जो ऑथेंटिक अपडेट है वो मिलते रहेंगे, जो नोटिफिकेशन है उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पे अपडेट देता हूँ। एक्स्ट्रा कोई भी उसमें मेरी तरफ से किसी प्रकार का क्या नहीं करता, ऐड नहीं करता। इसलिए अगर आपको जीडी से संबंधित अपडेट चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है और ये व्हाट्सएप ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम वायनाड, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ये जीडीसी से संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और क्या कब क्या नोटिस आ रहा है, क्या आपकी प्रोसेस होगी, किस स्टेज तक आपकी प्रोसेस पहुंच चुकी है। इससे संबंधित जानकारी भी आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। इसलिए आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए ये तो गई किसके लिए? एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कि प्रत्येक बैटरी क्वालिफाई है, 42% पास मार्किंग है। अब साहब एएलपी की मेरिट कैसे बनेगी? एएलपी की मेरिट बनेगी जिसके सीबीटी का ए सेक्शन था उसका 70% काउंट करेंगे, और जो स्कोर इसका आया, इसमें जो स्कोर मिला उसको एप्टीट्यूड टेस्ट में, उसका 30% काउंट करेंगे। तो दोनों मिला के क्या करेंगे? दोनों को मिला के मेरिट बनेगी। अभी इससे संबंधित अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, ये कैसा होता है एग्जाम लगने के बाद में अगर आपका विषय इंटरेस्ट हो तो RDSO जिसका लखनऊ में हेड ऑफिस है, RDSO की साइट पे जाओ। आपको RDSO की साइट पे जाने के बाद में जो RDSO की साइट है rdso.indianrailway.government.in जो साइट है उस पर डायरेक्टरेट में जाएंगे आप, वहाँ पे तो वहाँ पे साइकोटेक डायरेक्टरेट मिलेगा। फिर इसमें कैंडिडेट कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनका फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो RDSO को मिला की बात ये सीधी कि RDSO की साइट पे जाओगे वहाँ पे तो आपको वहाँ पे साइको से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जो इसका RDSO का काम यही है कि वो पैटर्न निर्धारित वही करती है साइको के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? ALP प्लस टेक्नीशियन की। ALP की ये बातें सब ALP की हैं, और टेक्नीशियन तो यहीं पे जो CBT होगा उसी में से बाहर कर देंगे उसको, टेक्नीशियन को अलग रख लेंगे। जो प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस मैंने आपको जो ये बताई है ये सब प्रोसेस किसी है ALP बनने की प्रोसेस है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये प्रोसेस से आपको क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों अभी बात करते हैं किस पे? JEE पे। अभी अपने बात कर ली थी किस पे? ALP टेक्नीशियन पे। अब बात करेंगे JEE पे। ALP टेक्नीशियन का ओनली सिंगल एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म लगेगा, सिंगल लगेगा। ALP टेक्नीशियन का उसका अलग से सिंगल लग रहा था, और यहाँ पे JEE का भी एक सिंगल फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा। अब बात करते हैं क्या साहब कि JEE का यहाँ पे CBT होगी, ओनली सबके लिए CBT से मेरिट बनेगी। उसमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा समस्या थी किस में थी? ALP में थी। यहाँ पे CBT होगी, कितने नंबर की होगी? CBT देखो 2 घंटे की CBT दे रहे हैं यहाँ पे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन 150 मार्क के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और 102 घंटा मिलेगा, मतलब अपने को मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। और PWD जो कैंडिडेट है उनको मिलेंगे कितने? 160 मिनट, यानी उनको मिलेंगे 160 मिनट। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है यदि कोई विद्यार्थी, क्या लिखा हुआ है? यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक परीक्षा समूह में योग्य है तो वह केवल एक ही परीक्षा समूह में आवेदन कर सकता है। यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक परीक्षा समूह में योग्य है तो वह केवल एक ही समूह में आवेदन कर सकता है। अब देखो परीक्षा समूह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे परीक्षा समूह कितने बनाए गए हैं? यहाँ पे बनाए गए परीक्षा समूह 3। कितने बनाए गए? 3 बनाए गए। एक तो बनाया गया किसका? ALP और टेक्नीशियन का। किसका? ALP टेक्नीशियन का। दूसरा बनाया गया किसका? JEE का। और तीसरा जो बनाया गया है वो तीसरा बनाया गया किसका? गार्ड का। ठीक है, यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो
तीनों जो परीक्षा समूह है उनमें योग्यताएं रखता है तो वो केवल एक ही परीक्षा समूह में आवेदन कर सकता है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा बच्चों, जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसमें आपको उम्मीद है कि मैं सबसे इसमें जल्दी क्वालिफाई कर सकता हूँ, इसमें मेरे को तैयारी करने परेशानी नहीं आएगी, तो उसी एग्जाम समूह में वो फार्म अप्लाई करें। इसने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक परीक्षा समूह में योग्य है तो वह केवल एक ही समूह में क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक है, अभी देखो अपने पास क्या है, कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे ओपन कोटे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। और यहाँ पे क्या है, मिनिमम जो क्वालिफाई मार्किंग है वो 40 फिक्स कर रखे। कितने, 40 फिक्स कर रखे जो अपना जेई के लिए है। ठीक है, ये बात किसकी कर रहे हैं अपन, ये बात कर रहे हैं अपन जेई की। जेई में सीबीटी से मेरिट बनेगी, सीबीटी में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे, 2 घंटे का अपने को क्या मिलेगा, समय मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से बात करी है कि जो कैंडिडेट परीक्षा समूह में एक से अधिक परीक्षा समूह के लिए योग्य है तो वो केवल एक ही परीक्षा समूह में आवेदन कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का सूत्र भी आपको मिल जाएगा, दिया हुआ है इस जो नोटिस आया इसमें। और मिनिमम पास मार्किंग भी दिए हुए कितने, 40 है। अब बात करते हैं किस पे, अपन ने बात कर ली टेक्नीशियन पे और एएलपी पे, अब बात कर ली तीसरे किस पे, जेई पे। अब बात करते हैं किस पे, अब बात करेंगे अपन ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड पे। अब बात करते हैं किस पे, अपन बात कर रहे हैं किस पे, ट्रेन मैनेजर पे। किस पे बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं किस पे, ट्रेन मैनेजर पे, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, जिसको पहले गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था। अब किस नाम से पहचाना जाता है, उसको अभी पहचाना जाता है ट्रेन मैनेजर के नाम से। उसमें वो अलग से तीसरे नंबर का जो एग्जाम समय है उसमें ओनली ट्रेन मैनेजर है। ठीक है, और इसका ट्रेन मैनेजर का जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और टाइम मिलेगा कितना, 90 मिनट का। 1.5 घंटे में अपने को 100 क्वेश्चन करने हैं जो 100 नंबर के हैं, और 120 मिनट मिलेंगे किसको, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। यही बात है, अगर कोई कैंडिडेट है एक से ज़्यादा समूह में एलिजिबल है तो उसको केवल एक समूह में ही आवेदन करना है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें भी हुई और पास मार्किंग इसमें भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते किस पे अपन, अब ये तो हो गई। अब मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया, देखो यहाँ पे मैंने आपको छोड़ दिया है सिलेबस। तो सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। सिलेबस के लिए क्या है, इससे वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैं सिलेबस को एक वीडियो अलग से करवाऊंगा, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है, ताकि आपको सफलताएं मिले। ज़रूर मैं भी कोशिश करूँगा आपको डेली वीडियो डालने की। इसमें पुराने जो जीडीसी के पेपर वो सोल्व करवाऊँगा। तो दोस्तों बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल के साथ में, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊँगा ये। और अभी तो मैं आपको जो प्रोसेस है वो समझाऊंगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो देखो अभी तो बात कर लिया अपन ने, इनका पेपर कितने कितने नंबर का होगा और क्या क्या इनके लिए अपने को फॉर्म अप्लाई करना है और क्या क्या इनके लिए ज़रूरत थी अपने को। अब बात करता हूँ किस पे, एग्जाम सामान्य जानकारी। तो देखिए दोस्तों, जनरल जो इंट्रैक्शन है ये भी काम के हैं। मेरे को इसमें भी अच्छी चीज़ें लगी जो आपको बतानी चाहिए और आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। जनरल इंट्रैक्शन में क्या दिया हुआ है, ट्रेड या प्रेक्षक समूह, ये बात कर रहा है किस पे, ये बात कर रहे हैं उस पे, किस पे, एलपी टेक्नीशियन वाला दिया हुआ है कि ट्रेड या प्रेक्षक समूह जो कर्मचारी ITI, अप्रेंटिस, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की योग्यताएँ रखते हैं, उनके अनुसार जो दी हुई है ट्रेड, ठीक है, पार्ट बी के लिए वही उनको फिलअप करनी है। ठीक है, अब देखो मैंने आप ही थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कर्मचारी एक से ज़्यादा परीक्षा समूह में योग्यताएं रखता हो वो केवल एक ही परीक्षा समूह में आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी दी हुई है, सभी पदों की वरीयता मांगी जा सकती है जिसके लिए कर्मचारी योग्य है। सभी पदों की मांगी जा सकती है। अभी तो हाल फिलहाल तो इन्होंने दिया हुआ है कि योग्यताएं रखता है तो एक में आवेदन कर सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, मांगी जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। सभी पदों की वरीयता मांगी जा सकती है जिसके लिए कर्मचारी योग्य है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें अब ये क्या चीज़ें हो जाती है, विवादास्पद हो जाती है। लेकिन ये जैसे अपना एग्जाम फॉर्म खुलेगा तो उस टाइम पर और जैसे और भी नोटिफिकेशन आएगा जिसमें एज का क्राइटेरिया भी आएगा, तो उससे भी क्या है अपने को और भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जिसमें पद भी आएंगे कि अपना NWR में कितने पद आ रहे हैं, CR में कितने पद आ रहे हैं, टेक्नीशियन के कितने पद हैं, ELP के कितने पद हैं। तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन जैसे अपने को आज ये कॉलम मिल जाएगा ना, तो उसमें और भी स्पष्ट क्लियर हो जाएगी कि एक बच्चा कितने आवेदन कर सकता है, वो अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है,
और इन्होंने पास मार्किंग निर्धारित कर दिए गए हैं। यहाँ पे 40% है जनरल और EWS के लिए, कितना 40% है। ST SC और OBC नॉन क्रिमिलेयर में हो तो आपको 35% पास मार्किंग है, ठीक है। और PWD है तो उसको 2% की छूट है। कितने परसेंट की छूट है, उसको 2% की एक्स्ट्रा छूट है PWD कैंडिडेट को। जनरल में होंगे तो आपको 40% लाना पड़ेगा जनरल और EWS वाले को। ST SC OBC नॉन क्रिमिनल वालों को 35% लाना पड़ेगा। PWD कैंडिडेट है उसको 2% एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। क्या आपने जो ओपन कोटे की वैकेंसी आती थी उसमें तो कहीं से मान लो 35% गई तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता था, 30% गई तो उसका भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स करके रखा है। और इन चीज़ों को ध्यान रखो, नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर भी हो रहा है। अब बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग जिस प्रकार से रेलवे की ओपन कोटे की उनमें होती है ये 1/3, तो इसमें भी 1/3 है। और PWD कैंडिडेट है तो उनको लिखने वाला कि अगर यह आवश्यक है तो वो भी उपलब्ध करवाएगी RRB उनको। अब बात करते हैं अगर किसी के मान लो मेरिट में समान नंबर आ गए, क्या आ गए, मेरिट में समान नंबर आ गए, तो उसको डेट ऑफ बर्थ जिसकी पहले होगी उसको उसका सिलेक्शन पहले होगा, ठीक है। अभी जो अपने RRB कोटे से आए थे उसमें मेरे मिलने वाले 2-3 लड़के थे, उनकी क्या हो गई थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी, उनकी मार्क्स क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे, तो उनको DOB के चलते बाहर किया गया था। अगर मान लो बाय द DOB समान हुई तो फिर उस कंडीशन क्या करते हैं, अपने नेम के हिसाब से लेते हैं, अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहला आएगा उसको पहले लेंगे मेरिट में। अब बात करते हैं पोस्ट, यहाँ पे भी जिस प्रकार से अभी NTPC की वैकेंसी में हुआ है कि जितनी पोस्ट हैं उनके बराबर ही DV कॉल किया गया है, तो ठीक है इसमें भी वही किया गया है। इसमें 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाने की कहीं पे इन्होंने नहीं दी हुई है, इन्होंने दे रखा है कि अगर आपके पास में 100 सीट है ना तो 100 ही कैंडिडेटों को क्या बोलेंगे, हम DV के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 की जगह 100 को भी नहीं करेंगे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, 100 सीटें हैं तो 100 को ही DV के लिए क्या होगा, कॉल होगा। अब देखो आपने क्या होगा, ये 7 इंस्ट्रक्शन हो गए। अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए उन पे। तो अभी अपन देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। अपन देख रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगी कि जो ALP है उसमें CB एप्टीट्यूड टेस्ट एक्स्ट्रा में हो रहा है और उसके 70-30 का रेशो हो रहा है। बाकी JE हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ट्रेन मैनेजर हुआ, सब में सिलेक्शन प्रोसेस CBT की मेरिट के अनुसार है। क्वालिफाई मार्किंग आपको बता दिया 40% है, 35% क्राइटेरिया शूट हुए। तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस है CBT के माध्यम से होगी, उसके बाद DV होगा और उसके बाद में मेडिकल होगा, उसी के बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी जो पिछला वीडियो था उसमें बोल के मैंने आपको बताया था कि इसमें दे रखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि से, अगर आप उच्च अध्ययन भी कर रहे हो, ग्रेजुएट कर रहे हो मान लो, तो आपको आवेदन की जो अंतिम तिथि है ना, भले आपने आवेदन 15 जुलाई से स्टार्ट है तो आपने आवेदन 16 जुलाई को कर दिया हो, पर जो 14 अगस्त वो लास्ट डेट रहेगी ना उसकी, उससे पहले आप क्या कर चुके हो होने चाहिए, शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली होनी चाहिए आपके द्वारा, ठीक है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। या 14 अगस्त लास्ट डेट है, आपने शैक्षणिक योग्यता हासिल करी है 20 अगस्त को, तब भी आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है। और उसके बाद में देखो मैंने आपको उस जो पिछली वीडियो में बताया था, नेम, फादर नेम और जो DOB है वो करेक्ट भरिएगा, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करिएगा। अगर मान लो आपका नाम रिकॉर्ड में या गलत हो जाता है, अभी क्या नए बच्चे की ज्वाइनिंग हुई उनमें किसी की मिस्टेक हो गई है तो वो भी अपना नाम क्या करवा ले, सही करवा ले, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आपकी सर्विस रिकॉर्ड मांगी जाएगी और सर्विस रिकॉर्ड में जो नाम होगा उसी के अनुसार वो काम करेंगे। तो अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड में नाम गलत है तो कृपया करके उसमें भी सुधार करवाने की कोशिश करें, क्यों इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अगर सर्विस रिकॉर्ड में भी करेक्शन करवाते हो तो वो करेक्शन भी आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे भी पहले के होना चाहिए। मतलब 14 अगस्त से आपके आवेदन की अंतिम तिथि होगी तो उससे पहले ही SR में करेक्शन आप करवा लीजिए, ठीक है। अगर आपका SR में नाम गलत है फिर भी आप जो आवेदन करोगे वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार करना है, आपका आवेदन जो नाम भरना है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। और फिर उसके बाद में आपको वहाँ पे क्या दे देना, DV के टाइम पे एफिडेविट लगा देना, ठीक है। लेकिन आप जो SR में करेक्शन करवाओगे वो अंतिम तिथि से पहले करवा लेना, इन चीज़ों का ध्यान रखना, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत है ना वो मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एग्ज़ाम डेट की जो अपने को सूचनाएं मिलेंगी, नेक्स्ट जो भी अपडेट मिलेगा अपने को, उसके लिए अपने को RRC की साइट चेक करते रहना कि जितनी भी प्रोसेस जो भी अपडेट मिलेगा अपने को, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम कब होगी, ये सभी जितनी भी जानकारी अपने को मिलेगी RRC की साइट पे। अब RRC
अपने से फार्म आवेदन ले लेगी, डिटेल उसको भेज देगी आरआरबी को, आरआरबी को लेटर जारी करेगी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और अपना स्कोर कार्ड किसको दे देगी, अपने जोन को दे देगी। जैसे जोन को मिल जाएंगे तो फिर आरआरसी का काम क्या रहेगा, आरआरसी का काम ये रहेगा संबंधित डिवीज़न, वर्कशॉप या यूनिट में जो अधिकारी हैं, संबंधित कर्मचारी हैं, उनको पात्र उम्मीदवारों की सूची आरआरसी भिजवाएगी। मतलब जिस रास्ते से अपन ने आवेदन किया था ना, उसी रास्ते से जो सुटेबल जो कैंडिडेट मिलेंगे उनकी अपने को लिस्टें प्राप्त होगी। तो देखिए बच्चों, मैंने नोटिफिकेशन आया था, अपनों को मिला था और उसके लिए आज रात को ये रिकॉर्ड किया मैंने, और जितना मैंने समझा और उतना ही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था मैंने वही बताया। मैंने पिछले वीडियो में आपको यही बोला था कि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वही मैं आपको समझा सकता हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं मेरी तरफ से उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा। जो नोटिफिकेशन में लिखा था वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। मैंने उसमें सिलेबस छोड़ दिया। अब वो भी क्या है, सिलेबस अगर मैं लेता तो वीडियो क्या हो जाता, लंबा हो जाता। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिलेबस लेके आऊँगा और आपको स्ट्रेटेजी जो कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है, क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि सितंबर माह का इन्होंने दिया है कि सितंबर माह के बाद में कभी भी आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, तो इसलिए मैंने सिलेबस छोड़ दिया है। बाकी जितने भी मेरे को डिटेल थी उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइक डिटेल मेरे को महसूस हुई, भाई बच्चों को ये डिटेल बतानी चाहिए, वो डिटेल मैंने क्या है आपको समझा दी है, सिलेबस छोड़ दिया। सिलेबस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और आपको उसके अनुसार स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको जीडीसी पे अपडेट चाहिए और जीडीसी अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो और तो जीडीसी के लिए अपडेट अगर आपके दोस्तों को भी चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड, उस पर जुड़ जाइएगा। और मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड अपना यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को बढ़ाइए और बने रहिए। अपडेट जीडीसी का आपको मिलता रहेगा, ऑथेंटिक अपडेट मिलेगा, कोई नमक मिर्च मसाला के साथ में 1% भी नहीं मिलेगा। जो नोटिस में जानकारी मिलेगी वही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।